दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम तारीख की एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिंदगी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनकी कहानी वाकई हैरत अंगेज है। हम बात कर रहे हैं हजरत सैयदा नफीसा की। अक्सर हम देखते हैं कि मजहब और साइंस को बिल्कुल अलग अलग खानों में रख दिया जाता है ना, लेकिन इनकी जिंदगी हमें बताती है कि ये दोनों रास्ते न सिर्फ एक साथ चल सकते हैं बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल भी करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, जरा तसव्वुर कीजिए, हम बात कर रहे हैं दूसरी सदी हिजरी की, मतलब आज से सदियों पहले का दौर। और इस वक्त में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्हें ना सिर्फ फिक्र जैसे पेचीदा मजहबी उलूम पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल है, बल्कि उन्होंने फिजिक्स जैसे सख्त साइंसी उलूम में भी महारत हासिल की हुई थी। ये सच में हैरानकुन है, एक ऐसे वक्त में जब इन उलूम की इब्तदाई बुनियाद रखी जा रही थी, वहां किसी का इन दोनों शोबों में एक्सपर्ट होना वाकई किसी मुजज़े से कम नहीं। अब अगर इनके सफर को स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो ये किसी एक जगह तक महदूद नहीं था। इनकी विलादत 145 हिजरी में मक्का में हुई, फिर 161 हिजरी में शादी होती है और कुछ अरसे बाद यानी 193 हिजरी में ये इजिप्ट की तरफ हिजरत कर जाती हैं। आखिरकार 208 हिजरी में वहीं इजिप्ट में इनकी वफात होती है। ये जो पूरी टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ जगहों की तब्दीली नहीं दिखाती बल्कि ये बताती है कि उनका इल्म कैसे अलग अलग इलाकों में फैलता गया। इनकी रूट्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। वालिद की तरफ से देखें तो वो मौला इमाम हसन की परपोती थीं, और दूसरी जानिब उनका मैरिटल सिलसिला भी उतना ही अजीम था। उनकी शादी हजरत इसहाक से हुई जो मौला इमाम जाफर सादिक के फर्जंद थे, मतलब वो इमाम जाफर सादिक की बहू बनी। ये दो अजीम सिलसिले जहां आकर मिलते हैं, वहां से इनकी बेमिसाल तालीम और उनके अजीम कैरेक्टर की बुनियाद बनती है। और इनका ये खूबसूरत कैरेक्टर इनके इस लक़ब से बिल्कुल वाज़ेह होता है, उम्मुल अवाजिज़। ये लक़ब इन्हें इमाम मूसा काज़िम ने अता किया था, जिसका मतलब है उम्र दराज ख़वातीन की माँ। अब सोचने की बात यह है कि एक ऐसी आलिमा जो इतनी बड़ी स्कॉलर हैं, उनका दिल कितना नरम और हमदर्द होगा। वो सिर्फ दरसगाहों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने मुआशरे के उन लोगों का सहारा बन के दिखाया जिन्हें वाकई सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने पहले बात की, वो सिर्फ एक जगह ठहरकर पढ़ने वाली आलिमा नहीं थीं। उनका सफ़र लगातार चलता रहा। मक्का से मदीना का सफ़र तो 5 साल की उम्र में ही हो गया था। फिर वो फ़लस्तीन गईं, जहां उन्होंने हज़रत इब्राहीम की कब्र की निशानदही की। और यही नहीं, उन्होंने अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों के तारीख़ी सफ़र भी किए। एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि उनकी भांजी हज़रत ज़ैनब बिन्त याहिया इन तमाम लंबे सफ़रों में उनके साथ साए की तरह रहीं। फिर आता है उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम मोड़। 44 बरस की उम्र में उन्होंने कायरो, इजिप्ट में कदम रखा। तारीख कहती है कि ये 193 हिजरी के रमज़ान का महीना था। ये हिजरत कोई मामूली शिफ्टिंग नहीं थी दोस्तों। इस कदम ने असल में उनके अजीम इल्मी विरसे को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एक नया और बहुत वसी मरकज़ फराहम किया। यहाँ से उनका इल्म एक नए उरूज पर पहुँचा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ज़रा गौर कीजिए, उनकी महारत किन मज़ामीन में थी? तफसीर कुरान, फ़िक़्ह, कलाम, ये तो रिवायती मजहबी उलूम हो गए, लेकिन इसके साथ साथ फिज़िक्स, ज्योमेट्री और जियोग्राफी। सच मानिए, मैं ये देखकर हैरान हूँ। उन्होंने मजहब और मुश्किल साइंसी उलूम के दरमियान कोई दीवार नहीं रखी, बल्कि उन्होंने एक ही सोच के साथ समझा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया और दीन को एक ही वसी नज़रिए से देखना। लेकिन इन सब में जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है इनकी बाकायदा तालीम, स्पेसिफिकली बॉटनी यानी इल्म नबातात में। उन्होंने मौला इमाम जाफर सादिक की अजीम दरसगाह में इसकी प्रॉपर तालीम हासिल की। ये बात तारीख के उन आम मफरूज़ों को बिल्कुल गलत साबित कर देती है जहां समझा जाता था कि उस वक्त ख़वातीन सिर्फ रिवायती तालीम लेती थीं। यहाँ हम बाकायदा एक हार्ड साइंस फील्ड की दरसगाह की बात कर रहे हैं, है ना कमाल की बात। और इस हाईली टेक्निकल तालीम का अमली नतीजा क्या निकला? उनकी अजीम किताब अश-शजर। इस अजीम किताब में उन्होंने नबातात की बेहतरीन दर्जा बंदी की। फलों, सब्जियों, यहाँ तक के दरख्तों की अलग अलग जड़ों और झाड़ियों को बहुत तफसील से कैटेगराइज किया। इनकी ये बुनियादी तहकीक आगे चलकर एक ऐसी रेफरेंस फाउंडेशन बनी जो इजिप्ट से निकलकर दुनिया भर के लोगों के काम आई। अब ज़रा इस फिगर पर फोकस करें। 180 से ज़्यादा उन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पर इतनी किताबें और रसाइल लिखे। ज़रा सोचिए, आजकल की वसी सहूलियातों के बावजूद किसी एक तहकीकदान के लिए अपनी ज़िंदगी में इतना काम करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये उनकी लगन, गहरे गौर व फिक्र और दुनिया में इल्म फैलाने के जज्बे का एक बहुत ही मजबूत सबूत है। उनकी इस मेहनत का असर बस कुछ सालों तक महदूद नहीं रहा। सदियों बाद भी शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शुस्त्री ने इनके इल्मी खजाने को वापस जिंदा किया, और सबसे बड़ी बात, प्रोमिनेंट शाफ़ी उलमा ने भी उनकी इन तहकीकात को हेविली कोट किया।
یہ کلیئرلی درساتا ہے کہ ان کا علم اس قدر خالص تھا جو کسی ایک فرقے کی حدود سے باہر نکل کر تمام علماء کے لیے اہم اور قابل احترام تھا۔ ایجپٹ میں ان کا مرکز قائرو کے ایک بہت بڑے تاجر جمال الدین عبداللہ الجساس کا گھر تھا، لیکن یہ صرف ایک عام گھر نہیں رہا تھا، یہ اس دور کا ایک انتہائی سرگرم علمی مرکز بن چکا تھا۔ دنیا بھر سے مختلف علاقوں سے لوگ وہاں کھینچے چلے آتے تھے۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا، صرف ان کے وسیع تجربات سننے اور اس بے مثال علمی چشمے سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ خیر، جیسے ہر عظیم سفر کا اس دنیا میں ایک آخری پڑاؤ ہوتا ہے۔ 63 سال کی عمر میں کچھ علالت کے بعد 208 ہجری میں ایجپٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ معاشرے میں یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو روشنی وہاں پھیلائی تھی وہ اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ لیکن ان کی کہانی کا آخری حصہ یہاں مکمل نہیں ہوتا۔ انتقال کے فوراً بعد ایک انتہائی جذباتی اور روحانی واقعہ پیش آیا۔ ان کے شوہر چاہتے تھے کہ انہیں واپس مدینہ لے جا کر دفن کیا جائے، لیکن انہیں خواب میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ملی کہ نفیسہ کو ایجپٹ میں ہی رہنے دیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ اس برگزیدہ ہستی سے برکت حاصل کرتے رہیں، اور اسی لیے ان کی ابدی آرام گاہ ایجپٹ میں ہی بنی، جو آج تک لوگوں کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ تو دوستوں، اس ایکسپلینر کو مکمل کرتے ہوئے ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر آتے ہیں۔ اگر ارلی اسلامک ہسٹری میں ایک ایسی خاتون فقہ اور مشکل سائنسی علوم کو اس سطح پر سمجھ سکتی تھیں، تو ایسی اور کتنی خواتین ہوں گی جن کی عظیم سائنٹیفک کنٹریبیوشنز ابھی تک انڈسکورڈ ہیں؟ یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی دعوت فکر ہے کہ ہم تاریخ کے ان چھپے ہوئے اوراق کو مزید دریافت کریں۔